वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आज हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि सर अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, तो समझ में नहीं आता है कि सर कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और किस क्रॉनिकल फॉर्म में पढ़ना है। तो बेटा मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि जिस बच्चे को यूपीएससी क्वालिफाई करना है और उसको यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं पता है, मैप ही नहीं पता है, तो उसके लिए जर्नी बहुत मुश्किल होगी। तो कुछ बच्चे आए थे तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बता देता हूँ कि टॉपिक कहाँ पे है, कहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं और तभी आप उसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक भी कर पाएंगे। वैसे कुल मिला के अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर जो सेकंड और पेपर फर्स्ट है, सेम वो वही है जो जीएस का पेपर है। तो आप में से अगर बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ तो ये भी हो जाएगी कि अगर वो ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं तो फिर जीएस में उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैसे पढ़ें? बेसिकली हमारे पास चार टाइप हैं। या तो हमें एंशिएंट से स्टार्ट करना है, मिडाइवल से स्टार्ट करना है, मॉडर्न से स्टार्ट करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, या आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करना है। तो मेरा ये मानना है वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो वर्ल्ड के अंदर पहले हुई। ठीक है, अब एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडाइवल और मॉडर्न की बात कर रहा हूँ। तो बेटर है कि अगर आपको मॉडर्न स्टार्ट करना है तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, नहीं तो फिर एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ो, अच्छा है। लेकिन क्या इश्यू होता है कि स्टोन एज बहुत टफ है, तो बच्चा तंग आने लगता है कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर थोड़ा सा रिवर्स गियर ले रहे हैं। अगर यूपीएससी का वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक हैं आज वो देखते हैं। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी अंडर द बैनर ऑफ अनअकैडमी। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स। और बेसिकली ये क्लासेस जो हैं ये ऑफलाइन के मोड में चल रही हैं। बच्चे कुछ क्लास में हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ डाउट हैं और आपको क्लास में आना चाहिए, मोस्ट वेलकम, आप विजिट कर सकते हैं। और हर टाइप आपको जो भी टीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे ऑनलाइन, जिनके पास आप क्लासेस लेते हैं। तो अच्छा मौका है कि आप उन्हीं टीचर्स को अपने सामने भी देखेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यूपीएससी का इंटायर मैं एनालिसिस करता हूं। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। यानी कि पूरे इंडिया के जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म में दिए गए हैं, और आप अब उनका कैसे यूज कर पाते हैं ये आप तक है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये स्पून फीडिंग नहीं है, पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि एक एरिया है जहाँ पे हमें ये सारे मिल जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन गो विद द प्लस एंड उसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस समय। आप अनअकैडमी का एक पार्ट भी बन सकते हैं। आंसर राइटिंग बिल्कुल फ्री दी जा रही है आपको, बुक्स अनअकैडमी की तरफ से फ्री दी जा रही हैं, टीचर की स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, बहुत कुछ है। बस आप तैयार रहें लेने के लिए। उसके साथ साथ आप जैसे ही ऐप खोलेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ, फॉर 24 मंथ, 36 मंथ। यहाँ पे आप जब कोड यूज करते हैं तो प्लस एंड आइकॉनिक का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एक पर्सनल टीचर साथ में चाहिए तो आप उनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो प्लस में ही आप जा सकते हैं। फॉर ऑप्शनल यू हैव टू पे ओनली 24,750, 1 ईयर का आपको इसमें वैलिडिटी मिलती है। एंड आप यहाँ पे ही इसी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी। इंशाल्लाह फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होंगी उनके अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैंने सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बताया, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी भी बताया था कौन कौन सा पढ़ना है। इसी तरीके से एंशिएंट, मिडाइवल, हर दिन एक एक क्लास। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कभी भी 1857 से नहीं पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन आम बच्चे क्या करते हैं, वो 1857 उठाते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ से स्टार्ट कैसे पढ़ेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जरा देख लीजिएगा 2019 में यूपीएससी ने ये पूछ डाला था कि 1857 का रिवॉल्ट से पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, तो क्या आंसर लिखते आप? तो बार बार मैं बच्चों को कहता हूं जो आके सीधा 1857 तक जो है अपना दौड़ते दौड़ते आते हैं, सर 1857 कंप्लीट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। अब इनका देखिए क्या चक्कर है कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले 1857, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आईएनसी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, गांधी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म। ये बेटा ये यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। सो प्लीज अब फॉलो करें। आपको मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट, अभी जो आज का डेट है ना ये भी, तो उसमें करंट अफेयर्स की वो बात कर रही है, ये लिखा हुआ है। तो फिर ये उम्मीद कर लेना कि आज का भी पार्ट हिस्ट्री के साथ जुड़ता है। दूसरी चीज यहां पे ये है कि आपको मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि
जहांगीर का जो पीरियड है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मूवमेंट होना शुरू हुआ। अब जहांगीर के कोर्ट में बहुत सारे लोग आए कि सर हम लोगों को एक मौका दिया जाए। जॉन कंपनी जो कि स्पेक्ट्रम की क्लियरली मेंशन है कि वो अप्रोच करते हैं कि हम लोगों को एक दस्तक पास फरमान मिल जाए। फारूक सियार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट औरंगजेब को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा जो टैक्स फ्री ड्यूटी जो बंगाल में कहा गया कि आप ये कर सकते हो, फिर उसके बाद मीर कासिम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सिराजुद्दौला के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वो हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है जो लिंक करता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब यहां से आप टॉपिक देखिए, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी ने दिया है, ये मेरा नहीं है, तो आप समझिएगा। समाजी आर्थिक तरीके से बताइए भारत पहले कैसा था। तो पहले बताना है कि इंडिया बहुत वेल डेवलप था, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिकली राजा हुआ करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। बट यही बदकिस्मती हो गई कि हमें ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हम टेक्नोलॉजी पे बिक भी गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही तो ज्यादा उन्होंने हमसे प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। उसके बाद यूरोपियंस में अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल के बारे में वैसे पढ़े तो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन हाँ पुर्तगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्री से बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है वो। उसके बाद पुर्तगाल के बाद आपके फ्रांस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे दो ऐसी यूरोपियन पावर जो है जो इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और यूपीएससी पूछता है, वो है फ्रांस और वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे ज्यादा ब्रिटिश ने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया का, तो पूरी कहानी बतानी है ना भाई। इसमें आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको ब्रिटिश की अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज देखने को मिलेगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। अच्छा, ब्रिटिश आने के बाद लोगों का क्या हाल हुआ, ब्रिटिश से पहले लोगों का क्या हाल था और ब्रिटिश के आने के बाद। देखिए सिंपल सा है, जब बच्चा पढ़ेगा ना तो इस तरीके से डिमांड आपको पूरी करनी है। ब्रिटिश आने के बाद समझिए बुरा हाल हो गया, ब्रिटिश आने से पहले ठीक ठाक था, उतना भी अच्छा नहीं था। उसके बाद यूरोपियंस किस तरीके से इंडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते गए, कहीं फ्रांस बस रहा है, कहीं पे पुर्तगाल बस रहा है, कहीं पे डच बस रहे हैं, तो इंडिया कहां रहा था। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया में पहला पार्ट अगर आप देखेंगे एंटिल द फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये पार्ट आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपने सिर्फ ये किया कि नहीं सर मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसमें कोशिश ये करें कि बुक के अंदर, क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि इस पे के बारे में अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, अभी ये करंट अफेयर बता रहा हूं कि ये कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको हटा दिया जाएगा। ऐसा करेंगे काम है कि हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। अब क्योंकि ये वीडी सावरकर ने, जो कि रिसेंटली न्यूज में भी थे, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करवा दिया था कि, और उन्होंने कहा कि ये 1857 का वॉर जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सोशल रिवॉल्ट भी था, ये रिलीजियस रिवॉल्ट भी था, ये सिपाही म्यूटिनी भी था। अगर पढ़ना होगा तो बेटा इसके लिए मैं सिर्फ आपको मेंशन करवा दूंगा कि क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से पढ़िएगा और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ऐसे भी बेटर ही रहेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने के बेस्ट दो तरीके, सबसे पहले इमीडिएट नहीं, सबसे पहले हमें फंडामेंटल रीजन पढ़ने पड़ेंगे, क्यों हुआ था ये, और फिर आप पढ़िएगा इमीडिएट रीजन, जिसको हम तथ्यकालीन कारण कहते हैं। जब आप फंडामेंटल रीजंस में जाएंगे ना तो फंडामेंटल रीजंस बनते ही ये, आप समझ रहे हैं। तो फंडामेंटल रीजन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा भारत पहले कैसा था, यूरोपियंस ने क्या किया, ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसी लाई, तो वो आपको यहां पे फायदा देगा। अगर आपने गलती से सिर्फ इमीडिएट रीजन पढ़ लिया कि सर मंगल पांडे की फांसी हुई इसलिए 1857 हुआ, तो याद रखें कि कोई भी रेवोल्यूशन और कोई भी रिवॉल्ट एक दिन में नहीं होता है, वो पहले बहुत ग्रेजुअल होता है, और ग्रेजुअल होने के बाद पहले एवोल्यूशन होता है फिर रेवोल्यूशन बनता है। तो इसका मतलब है ये रीजंस हुए होंगे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 रहा। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज ये रहेगी, यहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ना है कि किस हिस्टोरियन ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को किस किस नाम से पुकारा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले 40 मेजर और भी रिवोल्ट हुए, 40 और भी हुए। सो 40 के 40 आपको नहीं पढ़ने, लेकिन 40 में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे संथाल, सन्यासी, पागलपंथी, बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट भी हुए हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है। वो मुस्लिम भी थे, वो हिंदू भी थे, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर हम 1815 से 1858 से सीधा 1905 तक पढ़ेंगे।
ये होता है तरीका। यानी अगर आपका 1857 क्लियर हो गया, अब 1857 के बाद आपको यहां तक सब कुछ क्लियर करना है। देखिए कैसे पढ़ा, ऐसे मार्क्स मिलते हैं, ये होता है बच्चा भाई क्लियर करने का तरीका। अगर रास्ता पता होना तो मजा आ जाए। अब अगर बच्चा 2 दिन भी अगर आप लगा ले, 3 दिन भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खत्म कर दो। उसके बाद जो आपका आगे वाला सफर रहने वाला है ना, वो बड़ा ईजी है। अब टॉपिक वाइज पहले दिन ये करो कि मैं आज ये कंप्लीट कर दूंगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहली चीज जो आपको कंप्लीट करनी है, दिमाग में आपको रखना है ये 1858 1905 तक। सो 1858 1859 18 को 7 लाख देके चलते जाइए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि ये क्या किसकी बात कर रहा है? 1858 के अंदर आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री कैसे की गई। रोल ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। 1858 के बाद भारत के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी, भाई कुछ मत करवाओ लेकिन अंग्रेजी करवाओ इनसे। और कहा था कि देखिए कलर में जो है ना, भारतीय लोग जो है कलर में तो हम इनको आप गोरा नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन भाई ब्लड इनको हम लोग अंग्रेजी बना के छोड़ के जाएंगे। लॉर्ड मैकेले का वो दिन मुझे अभी भी याद आता है, डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। और याद करिएगा कि लॉर्ड डेलहौजी जो अधूरा काम छोड़ के गया था, क्योंकि लॉर्ड डेलहौजी के समय में भी सारा ये सब कुछ हुआ। फिर लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो कहते हैं कि भाई जितना इनको इंग्लिश का इंजेक्ट किया जाएगा, ये खुद ब खुद हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। और उसके पीछे रीजन भी रहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई। ऐसा समझ में आता था कि शायद संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, अरबिक इनका कोई रोल नहीं है। वेस्टर्न एजुकेशन के तौर पे एक याद रखिएगा, यहां पे आपको पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी कि किस किस उस समय वॉइसराय थे जिन्होंने यहां पे अलग अलग तरीके से यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया, कॉलेज बनाए अपने फायदे के लिए। उसमें दोनों चीजें पढ़नी है आपने। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा सर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन दी और उन्होंने हमें बताया कि ये, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि कल्चरली डिफ्यूज कितना किया आपने फ्रॉम 1850 टू 1905। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? 1850 से 1905 तक जितना भी एजुकेशन स्ट्रक्चर बना है वो सब पढ़। 1858 में एजुकेशन के लिए क्या हुआ, 1860 में क्या हुआ, 1870 में क्या हुआ, 1880 में क्या हुआ, टिल 1905 तक ये पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। 1905 तक इंग्लिश में क्या हुआ, एजुकेशन के लिए क्या हुआ। देन रोल ऑफ प्रेस। प्रेस का काम भी 1858 से लेकर 1905 तक जितना भी हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा। बहुत क्लियरली एक बात है कि इंडिया ने जो आजादी हासिल की थी वो प्रेस की वजह से ही की थी। अब ये लोग जो हैं ये अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस तो लेके ही आए थे, इनका तो काम ही था प्रेस पे छापना ये वगैरह। लेकिन समय बीतते हुए अगर आपको याद होगा तो हम प्रेस की कंट्रीब्यूशन किसको देते हैं? प्रेस का बेसिकली आपको ग्यूटेनबर्ग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्यूटेनबर्ग जो है जर्मनी के थे, उनके पिताजी जो है वो किसान थे और उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी अलग अलग जो है वो कलर के साथ उनकी बड़ी ही लव था और उनको लगता था कि वो कलर के ऊपर कुछ कर सकते हैं। तो उसने अपने पिता के मतलब जो किसान हुआ करते थे उस समय, ये आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पे, ग्यूटेनबर्ग बहुत ग्रेट बंदा है यार, पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वर्ल्ड कैसे बना है। तो कलर के तौर पे वो अपने यहां पे खेती से ना वो कलर को जो अपना प्लांट वगैरह होता है उससे प्रेशराइज करके उससे बूंदें निकाली जाती थी ग्रीन कलर की और उससे वो डॉट बनाता था और कहता था कि ये मैंने लिखा। मत सोच हम कहां पे हो रहे। और फिर उसने एक मशीन बना ली, लेकिन बहुत स्लो चलती थी, लेकिन उस समय की फॉन्टेज बहुत तेज कहा जाता था। ग्यूटेनबर्ग जैसी प्रिंटिंग प्रेस किसी के पास नहीं थी। लेकिन उसने क्या गलती कर दी जो लोगों को पसंद नहीं आया, उसने सबसे पहले बाइबल को पब्लिश करवाया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि लोगों ने कहा कि यार प्रिंटिंग प्रेस है तो पता नहीं क्या छाप रहा है, गलत छाप रहा है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा नाम बना। इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाने का क्रेडिट जो है वो पुर्तगाल को जाता है, क्योंकि वही लेके आए थे और गोवा उसके पीछे एक सबसे बड़ा आपका मेन सेंटर भी बनता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, इसका क्रेडिट 1815 से 1905 तक अगर आप देखेंगे तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद को देख लें आप, राजा राम मोहन राय को देख लें आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लें आप। उसके बाद अगर एक और हमारे हैं ज्योतिबा फुले को देख लें आप। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय भी कहा था कि भारत को अपने पास की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुझे याद हो तो
ये क्लास 10 की सॉरी ये स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 10 है भाई। ये 1858 से 1905 खत्म करना पड़ेगा आपको। पास्ट की सारी चीजें, वेदास की इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरीके से हमने सोशल इवल्स को खत्म किया, अर्ली पॉलिटिकल मूवमेंट में सबसे पहली पॉलिटिकल मूवमेंट जो बनी थी चैप्टर नंबर 9 स्पेक्ट्रम का। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, डेट वाइज दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ये बनाई थी राजा राम मोहन राय ने और उस पार्टी का नाम था बंगबासा प्रभासिका सभा। छोटी सी पार्टी सभा होती थी, इस पार्टी ने पहली पार्टी बनाई है, बंगाल के अंदर थी। लोग बड़े खुश हो गए कि भाई, लेकिन हिस्टोरियन इस पार्टी को कहते हैं कि इसका कोई मोटिव था नहीं, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देने का बंदा जो पहला बना वो थे द्रविक्रमनाथ टैगोर। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था जमींदारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में बड़ी होती गई। फिर बंगाल एक नई पार्टी बनी जिसको बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके अलग अलग लोग आने लगे, जिसमें से दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही इंग्लैंड में जाके बना दी। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 12 है हमारे पास, 12 स्पेक्ट्रम में क्लियरली मेंशन है। तो आपको 12 की 12 पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके आप आईएनसी को समझ पाएंगे। क्योंकि आईएनसी जो पार्टी बनी थी, ये नहीं है कि एओ ह्यूम ने बनाई और लॉर्ड डिफरेंस उस समय के वाइसराय थे, 1885 में बनी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। सर इस तरीके से हुआ कि डिसाइड किया गया, 72 लोग आए, इस तरीके नहीं। आपको यह पढ़ना है कि आईएनसी तभी बना अगर ऊपर से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना बनी हुई होती तो आईएनसी नहीं बनती। क्योंकि आईएनसी उन्हीं लोगों ने बनाई थी जिन लोगों के पास ऑलरेडी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशन आप बंगाल की देखोगे, बंगाल के ही लोग थे। उसके बाद इसी फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में एक बड़ी दुखद कहानी है कि हम लोग इतिहास में जब पढ़ते हैं आइडियाज वेरी करते थे। उस समय क्या होता था ना, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत होते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भाई देखिए, जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वे से करना है। कुछ लोग ये थे कि नहीं, और भी कुछ करना है। तो जिन लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल वे से बदलने की बात की, उसको हम कहते हैं एरा ऑफ मॉडरेट, बड़े धीमे नरम दल कहा जाता है इसको। सोच समझ के वो ये कहते थे कि आज बदलेंगे, कल चेंज आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये 1905 तक खत्म, कहानी यहां तक एंड। अब हम चलेंगे 1905 से लेकर 1918 तक। इस तरीके से होता यूं है कि इस समय 1905 से लेकर 1918 तक हमारे पास एक और लोग आते हैं जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ये वो लोग थे जो कहते थे कि बदलाव सिर्फ बातों से नहीं आता, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। अब इनका मानना यह था कि हम लोगों को स्वदेशी जो मूवमेंट चलाई गई थी, इसका मतलब था हमें, जिसको आज हम आत्मनिर्भर कहते हैं, तो वो आज का वर्ड नहीं है, वो पहले का है, कि जिसमें एक कहा गया था कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को बाइकआउट कर दिया जाए। अब इसमें आपको 3 लोग नाम याद होंगे, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, त्रिमूर्ति कहा जाता था इनको। तो इन तीनों ने मिलकर एक्सट्रीम कंसेप्ट थोड़े से तेज हो गए। इनका मानना यह था कि भाई देखिए, हम जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, अपने स्कूल नहीं बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मॉडरेट कहते थे नहीं भाई, हमें ऐसे चलना है। तो इनके बीच में हमेशा लड़ाइयां रही, झगड़े रहे, लेकिन बाद में आईएनसी जो है वो टूट भी गई, बिखर गई। लेकिन जब गांधी जी 1915 को आएंगे तो इन सबों जितने अलग अलग लोग थे, सबको गांधी कहेंगे कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाइए, आपका आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, आपका आइडिया भी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एक लीड किया, तो एक्सट्रीमिस्ट के भी पॉइंट लिए गए, मॉडरेट के भी पॉइंट लिए गए। उसके बाद सूरत के अंदर इनके बीच में इतनी लड़ाई हुई कि यहां पे कुर्सियां भी एक दूसरे पे मारी गई हैं। बुक के अंदर मेंशन है कि लड़ाई बहुत तेज हो गई। लाला लाजपत राय क्योंकि पंजाब के शेर कहा जाता है, तो थोड़ा गुस्से वाले थे। उनका मानना यह था कि जो आईएनसी है वो सिर्फ अमीर लोगों की बन चुकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोग पढ़े लिखे जो है वो आते हैं। एक मौका मिलना चाहिए कि हम लोग भी आईएनसी के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाते। तो इस बीच में लड़ाई होने के बावजूद अब लाला लाजपत राय और उनके साथ बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक आप सब जानते हैं कि उनका एक बड़ा एक नेचर रहा है। उन्होंने सिंपल एक बात बोली थी कि स्वराज जो है वो मेरा हक है और वो मैं लेके रहूंगा। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, मैं लेकिन अंग्रेजों की बात नहीं सुनूंगा। वाइल एज फार एज दे दादा भाई नौरोजी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता हो गए, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गए, इन लोगों का यह मानना था कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। तो दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद सूरत स्प्लिट हो जाता है। वो लोग कहते हैं आपसे आईएनसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आ जाता है।
अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर मेंशन है कि भारत को गुलाम बनाने के पीछे बहुत सारी और भी शक्तियां काम कर रही थी, ये सिर्फ अंग्रेज नहीं थे। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की कॉटन की, इंडिया के स्पाइसेस की काफी सारी डिमांड थी। सो सबको लगता था कि अगर इंडिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। उसके बाद मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909, ये वो दर्द है, ये वो काला दाग है जो अभी तक ना मिटा। यही वही मॉर्लो है और यही मिंटो है जिसको हम, इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक का नाम वाइसरॉय है और एक एसओएस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये वो लोग हैं जब इनको पता चल गया था कि हिंदू और मुसलमान जब इकट्ठे रहेंगे हम लोग कभी भी यहां पे रूल नहीं कर पाएंगे। ये वही समय था 1909 का और यही दर्द बना 1947 का। इस बंदे ने सिंपली ये कह दिया कि मुसलमान जो है वो, हिंदू जो हैं वो बहुत तरक्की कर गए और मुसलमान लोगों को कुछ नहीं मिला। तो इसने यहां से सबसे पहले 1909 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम दे दिया। अब जब सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम दिया कि मुसलमान अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तब से लेके 1909 से लेके 1947 तक वो दिल के अंदर वो कसक रही, नहीं हम अलग हैं। वो जो बांटना शुरू हुआ है ना, वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को दो हिस्सों में बंटवा दिया। फिर कुछ जो चीजें बची थी वो आपके चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू ने पूरी की, कुछ चीजें और जो बची थी वो फिर 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया गया उसने। लेकिन मुझे आज भी याद है कि अगर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से पहले अगर आप कुछ चीजें देख लें तो आपको यही दिखेगा कि पीछे की हिस्ट्री बड़ी खूबसूरत सी लगती है। दोनों मिलके चल रहे थे, दोनों प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब कुछ था। लेकिन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के बाद यहाँ पे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म हो गया, देश बंटने लगा था। देश में एक लहर आ चुकी थी कि मुझे अपना चाहिए, मुझे अपना चाहिए। हिंदू महासभा अलग लड़ रही थी, पंजाब के लोग अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, देश कुछ बिखरा सा लगा। और उस समय एक एंट्री हुई और वो एंट्री आज भी याद करते हैं आप, नेशनलिज्म। ये एंट्री करने वाला बंदा वही है जिसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। इनका समय शुरू होता है 1919 से लेके 1939 तक। अब 39 क्यों रखा है कि उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि फिर 47 में हम चले जाएंगे। लेकिन सबसे आते पहले गांधी ने अपने आइडिया दिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब देश वैसा नहीं रहा है जिस देश की मैंने कल्पना की थी। हिज आइडिया इन लीडरशिप, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आ जाएगा। अब 1919 को जो एक्ट आया, इस एक्ट में ये कहा गया कि देखिए भारत को ना डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन मिला नहीं कभी डोमिनियन स्टेटस के तौर पे कि आधी बातें आपकी चलेंगी आधी हमारी चलेंगी। लेकिन बदकिस्मती से इसी बीच में आपको याद होगा कि 1919 से पहले 1914 से 1918 तक हम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करके आ चुके थे। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब थी। लेकिन गांधी ने उस समय देश को संभाला जब पैसा भी नहीं था। ये होता है लीडर उस समय बन के आते हैं जब हालात बहुत खराब हो और वहां से लोगों को निकाला जाए। इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम में थे, सोशली बहुत हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनके आइडियाज काम करते हैं। और इसी बीच में 1919 को एक्ट दिया जाता है और इसी बीच में जलियांवाला बाग हो गया 13 अप्रैल 1919। अब ये बना गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट कि रोलेक्ट एक्ट पास किया गया। रोलेक्ट एक्ट को पास करने के पीछे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 में लिखा है कि सर सिडनी ने यह पास किया था। और इस एक्ट के द्वारा यह था कि भारत के किसी भी बंदे को असेंबल होने की इजाजत नहीं है। इसको कहा जाता है नो वकील नो दलील, यानी कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज करते हुए दिखा, यानी कि अचानक से शक भी हो गया, तो उस बंदे को वैसे भी जेल लगनी है। और इसी बीच में कुछ लोग असेंबल हुए थे और उस समय फेस्टिवल का दिन था जिसको हम बैसाखी का दिन कहते हैं। जलियांवाला बाग में बैठ के बात कर रहे थे और जनरल डायर आके फायरिंग कर देता है। इसी बीच में गांधी जी को लगता है कि अब क्या किया जाए और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली टर्की की मूवमेंट थी। ये वो मूवमेंट इसलिए की गई थी क्योंकि टर्की के अंदर 1918 जब ये वॉर खत्म हुई तो वो बेसिकली इस वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे। तो उनकी जो रिलीजियस प्लेस थी, यानी मुसलमानों का जो खलीफा था, मुसलमानों का अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का एक खलीफा हुआ। अगर खलीफा का मतलब होता है पूरे मुसलमानों का एक हेड, एक होता है सुल्तान। सुल्तान मतलब पर्टिकुलर टेरिटरी का, ये किंग से भी बड़ा होता था। और इसकी बात ये होती थी कि कोई फाइनल डिसीजन अगर लेना पड़ेगा तो वो खलीफत के अंडर ही लिया जाएगा। और उस समय अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पैलेस्टाइन का एरिया, लिबनान का एरिया, यानी बाल्कन साइड जो ओटोमन अंपायर का एरिया था, वो सब इनके पास था। लेकिन
अब अंग्रेज इनसे वो छीन रहे थे। और इनको ये लगा कि अगर ये मूवमेंट हमने इंडिया में चलाई तो इंडिया में भी मुसलमान हैं, तो गांधी जी को ये लगा कि अगर मुझे भारत को आजाद करना है तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दूं। एक साइड से हिंदू भी होंगे, एक साइड से मुसलमान भी होंगे। तो यहां पे वो प्यार और मोहब्बत देखा, और ये पहली मूवमेंट है इंडिया की एंड लास्ट है जिसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े। इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि उसके बाद फिर वही था कि एक साइड से पाकिस्तान बनेगा और एक साइड से मुस्लिम लीग का मसला हो गया। उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए तो स्वराजिस्ट आ गए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी पार्टी बना दी। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको नए फोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे। ये सोशलिस्टिक आइडिया जो लेके आए ये आपके पीटी जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ये बेसिकली रशिया से आया था। रशिया से ये आया था कि हमें समाज के लिए काम करना है, हमें इंडिविजुअलिज्म के लिए नहीं जाना है। तो सोशलिज्म का कंसेप्ट जो इंडिया के आज भी जो हम मानते हैं वो हमने रशिया से लाए। यूथ एंड ट्रेड यूनियन बनाई गई, यूथ की ट्रेड अलग अलग से, क्योंकि ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स का है और लेनिन ने उस समय बोल्शेविक पार्टी में ये यूज किया था और इंडिया में पीटी जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया। तो उनके लिए भी देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आप जानते हैं कि ये तब स्टार्ट हो चुका था कि भगत सिंह का भी एक मसला था, अलग अलग हरदयाल का भी एक मसला था, गदर पार्टी भी बन चुकी थी जो अमेरिका जो कनाडा से चल रही थी। इनका मानना यह था कि भाई बंदूक की भी जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो चीजें भी इसमें ऐड हुई। फ्रीडम फाइटर के तौर पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन गई हमारे लिए। फिर आपको कुछ कमीशन पढ़ने पड़ेंगे या अलग से पढ़ेंगे आप। साइमन कमीशन 1928, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट दोनों इकट्ठे हुए थे। कम्युनल अवार्ड के तौर पे रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय यहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और पूना पैक्ट का मतलब यह था कि भाई जो छोटी जात के लोग हैं उनको यह कहा गया था कि अंग्रेज उनको सब कुछ देंगे। गांधी जी उस समय एडवाडा जेल के अंदर थे और उन्होंने इसके लिए पूरी तरीके से तय कर लिया कि भाई मैं पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक अंबेडकर मेरे साथ बात नहीं करेगा। यानी उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था कि अगर अंबेडकर को अंग्रेजों के साथ मिलना है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि बी आर अम्बेडकर गांधी जी से मिलने जाते हैं और पूना पैक्ट बनता है जहां पे वो कहते हैं कि रिजर्वेशन आपको भी दी जाएगी, और यहां से कहीं ना कहीं आपका रिजर्वेशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। और इसी बीच में पार्टिसिपेशन का बात हो जाती है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम लोग अब जो है इलेक्शन लड़ेंगे और भारत जो है वो बड़े मार्जिन से जो है जीत भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1937 तक पहुंचते पहुंचते हमारी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी और इंग्लैंड हमें ड्रैग कर रहा था कि आपको इलेक्शन इसमें वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना ही करना है, जबकि हम नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आप अलग से पढ़िएगा, टुवर्ड्स फ्रीडम पार्टीशन। ये पार्टीशन का वो हिस्सा है जो आज भी कहीं ना कहीं खलता है हम लोगों को कि वर्ल्ड वॉर में जब सब बिजी थे तो मुस्लिम लीग कुछ कर रही थी। अगस्त ऑफर आया तो हमने नहीं माना, हमने ये कहा कि देखो या तो हमें आजादी दे दो, कंप्लीट आजादी दे दो। ये बार बार जो आप कहते हो कि ये ले लो वो ले लो, ऑफर ही ऑफर। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ इंडिविजुअल सत्याग्रह कर दिया। गांधी ने कहा कि मुझे हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पीटी जवाहरलाल नेहरू भी रहे। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म बहुत हो गया था। देखिए आप कुछ चीजों को नहीं रोक सकते, पीजेंट अलग लड़ रहे थे, स्टेट पीपल स्ट्रगल अलग हो रहा था। फिर क्रिप्स मिशन आया तो कहा मैं ये दे दूंगा, तो गांधी ने मना कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहा जाता है करो या मरो। अब 1942 को आप क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हो, वहां से पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमें अलग देश बनाना है, क्योंकि 1940 में वो कह चुके थे कि भाई हम जा रहे हैं। उसके बाद वेबल प्लान आता है, ये भी फ्लॉप हो गया। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जाते हैं, फिर वहीं से सिंगापुर, वहीं से बर्मा, वहां से अपनी आर्मी तैयार करते हैं। वो कहते हैं मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि करना है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, आजादी इस तरह नहीं आएगी। कैबिनेट मिशन आता है तो फ्लॉप हो गए। नेशनल अपराइजिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस विद द पार्टीशन। लास्ट एंड फाइनल ये था कि भाई आजादी लेकिन पार्टीशन के साथ। आजादी पार्टीशन के बिना नहीं मिलेगी, और ये दोनों का तय हुआ और फाइनली इंडिया और पाकिस्तान एक दो देश बन गए। और कहीं ना कहीं अभी करंट अफेयर्स में हमने यही पढ़ा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो बेटा ये तो कुछ नहीं है, बड़ा इजी वे है। अब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कैसे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक मैप लेके ना मैं आगे बढ़ूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।